ये तो होना ही था। हमारा घर आज का थोड़ी है। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ सभी से कि मरम्मत करवाने की जरूरत है। कल मैं जब रोटियां बना रही थी ना, तो सीलिंग से कंकड़ गिर रहे थे रोटियों में, और फिर सबको लगता है कि आटे में कंकड़ है। नहीं जी, आटे में कंकड़ नहीं है, पर मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं। अब तो जान का जोखिम हो गया है ये घर। आप जरा घर की मरम्मत कराने की सोचिए ना। सदियों से इसी घर में रह रहे हैं हम, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ, और ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? तुम भी ना रिया छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। उतना बड़ा पत्थर भी नहीं है, छोटा सा कंकर ही तो है। ये एक हाथ जितना बड़ा पत्थर, ये कंकर लग रहा है आपको? अब आपकी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष कुछ देखकर भी नजरअंदाजी करना है तो मैं क्या बोलूं फिर? सभी को वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा था, पर ना कमल कुछ बोला ना गौतम, और घर की सबसे बड़ी और अपनी बहुओं की प्यारी संतोषी तो कुछ भी ना बोली। घर का कोई भी सदस्य इस वाक्य पर ध्यान नहीं देता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है। वो बेटा, गांव के मंदिर में मैंने चंदा देने को कह दिया था, तो कल सुबह सभी चंदा लेने आ जाएंगे। तेरे हाथ तंग है तो तू रहने दे, मैं मना कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सब दो बातें बना लेंगे और क्या। नहीं नहीं माँ, मना क्यों करना, बिल्कुल दीजिए चंदा। कितने रुपए निकालूं? यही कुछ 20,000 बेटा। 20,000 ना, ठीक है माँ, मैं सुबह ही दुकान से मंगवा कर आपको दे देता हूँ। अगली सुबह अपने कहे मुताबिक कमल दुकान से पैसे मंगवा लेता है और पैसे लेकर गौतम अपनी माँ के कमरे में उन्हें देने जाता है, जहाँ गौतम देखता है कि उसकी माँ बड़ी उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, कोई बात हुई है क्या? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि मंदिर में पूजा होगी तो नई साड़ी पहन कर जाऊंगी, पर खैर अब ये पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। ये सुनते ही गौतम अपनी जेब से 2,000 का नोट निकालकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। इतने में आ जाएगी ना नई साड़ी माँ, या और दे दूं? अरे जी तारे बेटा, गौतम की माँ सबसे सुंदर लगनी चाहिए, ऐसे ही हंसती रहा कर माँ, तेरे चेहरे पर ना उदासी अच्छी नहीं लगती। अपनी माँ को पैसे देकर जैसे ही गौतम कमरे से बाहर निकलता है, रानो उससे कहती है, गौतम जी, कल चिंटू का जन्मदिन है, तो मुझे 2 दिनों के लिए मायके जाना होगा। उसके जन्म के बाद तो मैं मायके जा ही नहीं पाई। इस बार पूरे 2 साल का हो जाएगा वो। उसकी बुआ पहली बार उसे देखेगी और उसके हाथों में कुछ नहीं रखेगी तो ठीक नहीं लगेगा ना। देखो, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा रानो, एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके जाना रहने दो। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं चिंटू के लिए चांदी के कड़े बनवा दूंगा, वो लेकर चले जाना। बुआ के साथ फूफा जी भी चलेंगे फिर, पर इस बार रहने दो प्लीज। धीरे धीरे गौतम और कमल की माली हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। किराएदार दुकान पर आकर उनसे पैसे मांगने लगे थे और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि वो भी हो जाता है जिसका कमल और गौतम को अंदाजा तक नहीं था। एक सुबह दरवाजे पर आकर कोई जोर जोर से कमल का नाम पुकारने लगता है। अरे कोई है? अरे बहू देख तो दरवाजे पर कौन आया है। हाँ भाई साहब, कहिए। जरा अपने पतिदेव को बुला दीजिए। वो तो घर पर नहीं है, आप मुझसे कहिए ना। जनानियों से बात नहीं करता मैं, मुझे पता है वो अंदर ही दुबक कर बैठा हुआ है। बस उसे समझा देना मनमोहन आया था, और इस बार अगर उसने मेरे 2 लाख मुझे वापस नहीं किए तो उस कमल को ऐसा खोलूंगा कि उसकी पंखुड़ी अलग हो जाएगी। ये कहकर मनमोहन वहां से चला जाता है, पर सुनते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। थर थर कांपती हुई हाथों से वो अपने पति को फोन लगाती है। मैं क्या करूं रिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मनमोहन अकेला नहीं है, उसके जैसे कई लोग हैं जिससे उधार ले रखा है हमने। कैसे कब चुकेगा सब समझ में नहीं आ रहा। दुकान तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लग रहा है कि हमें हमारा ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। आपकी जान से बढ़कर ये घर नहीं है, रख दीजिए आप ये घर गिरवी। हाँ जेठ जी, भाभी ठीक कह रही है। कमल की माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपने एकमात्र घर को गिरवी करके कुछ कर्जदारों के कर्जे चुकाने पड़ते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ संतोषी के सामने ही हो रहा था, पर फिर भी वो आए दिन अपने बेटों से किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ पैसे लेती रहती थी। और हद तो तब हो गई जब कर्जदारों के घर तक आने के दूसरे ही दिन। बेटा, वो सरला नहीं है क्या मेरी सहेली? 1 हफ्ते बाद उसकी बेटी की शादी है, बड़ी जिद कर रही थी, तो तुझे जाना पड़ेगा और लिफाफे में कुछ देना तो पड़ेगा ही। भाई बेटी की शादी है तो 5,000 से कम देते तो बनता ही नहीं। 5,000? अब ठीक है, देखता हूँ माँ, 1 हफ्ता है ना हाथ में, हो जाएगा इंतजाम।
5,100 आप लिफाफे में डालकर चाचा जी की बेटी के हाथ में रख दीजिएगा। वैसे हमें आप सबसे एक बात और कहनी थी, और बात यह है कि कुछ कर्जदारों को हमने इस मकान को गिरवी रखकर जो पैसे आए उसे सेटल कर दिया, पर बाकी कर्जदार अब मानने को राजी नहीं हो रहे, तो हमने सोचा कि हम दुकान भी गिरवी रख देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या विपदान पड़ी हम सब पर, ये क्या हो रहा है? हाँ गौतम, घर तो ऐसे ही गिरवी पड़ा है और अब ये दुकान भी, ये छत तो जा रही है, आमदनी का सोर्स भी चला जाएगा, तो कैसे होगा सब कुछ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी आप कुछ कहिए ना। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी संतोषी मौन ही रहती है, कुछ नहीं कहती। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि गौतम और कमल को अपनी इकलौती दुकान को भी किराए पर रखना पड़ जाता है। एक तो घर का माहौल ऐसे ही अजीब सा हो गया था, ऊपर से कुछ दिनों से रानी की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, उसे आजकल बहुत चक्कर आने लगे थे। पर घर का माहौल देखकर वो ये बात किसी से नहीं कहती।